हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो एसएससी सीपीओ के ऊपर होने वाली है। एसएससी सीपीओ क्या होता है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, कब इसके फॉर्म आएंगे, कितने साल में ये वैकेंसी निकलती है, क्या इसके पेपर में पूछा जाता है, कौन से सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, कब से आपकी एज काउंट होगी, कितने से कितने के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स दे सकते हैं क्या, जो कुछ भी आपका डाउट है एसएससी सीपीओ से रिलेटेड वो आज एक एक चीज़ इसके अंदर क्लियर होने वाली है। एसएससी सीपीओ 2025 के लिए आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में भी लास्ट के अंदर थोड़ी सी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम मोनिका पुनिया है। मैंने एसएससी सीपीओ 2018, 2019 और 2020 कंटिन्यूसली 3 बार क्वालिफाई किया है। 2018 के अंदर मेरी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी तो मेरे को 2 मार्क्स की वजह से बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मिल पाया था। सीआईएसएफ की वैकेंसी उस टाइम पे नहीं थी। 19 के अंदर मैंने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ली थी विद ऑल इंडिया रैंक 3 और 20 के अंदर मैंने फिजिकल तक का प्रोसेस किया था। उसके बाद मेरा रिजल्ट आ गया था तो आगे का प्रोसीजर मैंने स्किप कर दिया था। एसएससी सीपीओ 2020 के अंदर मेरा 160 स्कोर था प्री के अंदर और जो 19 था उसके अंदर मेरा 150 स्कोर था प्री के अंदर। 19 के टाइम पे जो कट ऑफ थी वो 104 नंबर थी तो काफ़ी अच्छा गैप के साथ में मैंने अच्छा स्कोर करके प्री के अंदर और मेंस के अंदर भी अपनी ड्रीम पोस्ट को चूज किया था। उसके बाद से अभी मैं बाकी कोई भी एग्जाम्स नहीं दे रही हूँ। मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ही अपना जो टाइम है वो डिवोट कर रही हूँ और आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस बनाती हूँ जिसके थ्रू मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। वो सारी चीज़ें बता के जो ऑलरेडी आप लोगों को नहीं पता है या जो चीज़ें मेरे को प्रॉब्लम फेस की थी तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी मेरा बहन या भाई जो मेरे से छोटे हैं वो सेम चीज़ों की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस ना करे। अगर एसएससी सीपीओ के लिए आप तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एसएससी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएंगी। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको एसएससी सीपीओ के लिए कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है और क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एसएससी सीपीओ के थ्रू आपको क्या पोस्ट मिलती है और क्या ये एक्चुअली होता है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है इसके थ्रू आप लोगों को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है दिल्ली पुलिस के अंदर और वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेस। वेरियस पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर सबसे मेन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर सीआईएसएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर लगना है आपको, बीएसएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर लगना है आपको, एसएसबी, आईटीबीपी और सीआरपीएफ। 5 ये मेजर जो आपकी पोस्ट होती हैं जो पैरामिलिट्रीज की हैं और एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की कट ऑफ इसके अंदर सबसे ज़्यादा जाती है और सारी जितनी भी जो आपकी पोस्ट मैंने आपको बताई हैं या फोर्सेस जो मैंने आपको बताई हैं इनके अंदर अगर आपको सब इंस्पेक्टर डायरेक्टली बनना है तो उसके लिए आपको यही एग्ज़ाम देना होगा। इसके थ्रू जब आप एग्ज़ाम दोगे तो फिर आप सब इंस्पेक्टर बन पाओगे, अपने प्रोसीजर कंप्लीट करोगे, उसके बाद में आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे और आपको 2 स्टार मिलेंगे। सब इंस्पेक्टर क्या होता है? सब इंस्पेक्टर को आपकी अगर आप कॉमन सी एक डेफिनेशन अगर मैं आपको दूं तो जो 2 स्टार लगे हुए देखते हो आप कंधे के ऊपर, 2 स्टार राइट हैंड साइड पे, 2 स्टार लेफ्ट हैंड साइड पे, वो आपका सब इंस्पेक्टर होता है। इसका जो काम होता है वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। आगे जब आप डिपार्टमेंट में आओगे तो आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अभी आपका जो ये एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम है कब होगा और कब ये होता है। तो एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद होता है। ऑलमोस्ट हर साल आपका ये कंडक्ट करवाया जाता है। सिर्फ एसएससी सीपीओ 2021 कंडक्ट नहीं करवाया गया था। 20 के बाद में डायरेक्टली 22 आया था। 22, 23, 24, 25 हर साल ये कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अंदर आपकी वैकेंसीज जो है वो वेरी करती है। कभी 3-4 हज़ार वैकेंसी भी आ जाती है, कभी 1500-1600 वैकेंसी भी आ जाती हैं या 2000 के आसपास वैकेंसीज भी आ जाती हैं। तो अभी इस बार देखना होगा कि कितनी वैकेंसीज आती हैं और क्या होता है। इसका फॉर्म कब निकलेगा, कब आप अप्लाई कर सकते हो और कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जो इसका फॉर्म है वो आपका 16 मई 2025 को निकलेगा।
एसएससी सीपीओ 2025 के लिए जो फॉर्म है वो 16 मई 2025 को निकलेंगे और ये फॉर्म आप भर सकते हो अपना 14 जून 2025 तक। तो लगभग 2 महीने का टाइम, 1 महीने का टाइम आप लोगों को मिला है अपना जो फॉर्म फिल करने के लिए। इस टाइम के अंदर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो? ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है आपको एसएससी की वेबसाइट के ऊपर जाके। इस चैनल के साथ जुड़े रहना आप, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं सारी चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी आपको तब भी दे दूंगी। अभी जो आपको मैं तैयार कर रही हूँ वो ये एक एक चीज़ बता रही हूँ कि आप अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो, ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह बनवा लो और इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर एग्ज़ाम जो आपका नोटिफिकेशन आने के बाद अगर आपने तैयारी करनी स्टार्ट की तो मैं नहीं मानती कि किसी ने नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू की और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। स्पेशली जब कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं तो इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, एग्ज़ाम डेट क्या है? एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, एक्सपेक्टेड मंथ है अपने पास में। जुलाई और अगस्त 2025 के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाएगा। अगर आज से देखें तो लगभग 8 महीने का टाइम आप लोगों के पास में है। 8 महीने के अंदर आपको तैयारी करनी है और अपने कंधे के ऊपर 2 स्टार जिनका भी सपना है उनको लेने के लिए अपनी जी जान लगा देनी है। इसके बाद में इसके अंदर कुछ मेजर चीज़ें होती हैं। एक होती है एज लिमिट, उसके साथ में आपके कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो जो एज लिमिट है वो आपकी 20 से 25 साल होनी चाहिए। जो जर्नल है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए दोनों के लिए 20 से 25 साल, और ये एज लिमिट मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम रहेगी। उसके बाद में आपके आती है ओबीसी के लिए, उनकी 20 से 28 साल। उसके बाद एससी और एसटी दोनों के लिए 20 से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फीमेल की केस में भी सिमिलर रहने वाला है। इसके अंदर हाइट का क्राइटेरिया भी होता है। जो मैन है उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और जो फीमेल हैं उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। गढ़वाली वगैरह रीजन के जो लोग हैं उनके लिए 2-2, 4-4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी होता है इसके अंदर। अब जो अगली चीज़ है हमारी वो ये है कि एज काउंट कब से होगी। बहुत सारे लोग हैं जो 25 साल के 2025 के अंदर हो रहे हैं, तो उनको डाउट है कि क्या मैं इस फॉर्म को भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, जो आपकी एज काउंट होगी वो होगी 1 अगस्त 2025 से। 1 अगस्त 2025 से आप लोगों की एज काउंट की जाएगी। और अगर आप 2 अगस्त 2002 से पहले पैदा हुए हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे अगर आप यूआर कैटेगरी से हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो इसके साथ में 3 साल और ऐड कर लेना। अगर एससी कैटेगरी से हो तो 2 साल और ऐड कर सकते हो आप। 1 अगस्त 2025 होगा आपका, उससे पहले आप 25 साल के नहीं होने चाहिए। अगर आप उससे पहले 25 साल के नहीं हो रहे हैं, 1 दिन बाद हो रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो एज काउंट वाला सबसे बड़ा जो डाउट था आपका वो है 1 अगस्त 2025 से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है इसके अंदर? एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होती है इसके अंदर वो आपकी होती है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आप ओपन से भी की हुई हो सकती है, आपने कोई इग्नू से अगर किसी ने की है वो भी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी, कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन की है, सारी मान्य होती हैं इसके अंदर, सारी वैलिड होती हैं। आप इसका फॉर्म भर सकते हो। जो आपकी ग्रेजुएशन है, अब एक क्वेश्चन है अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स का लिए क्या होगा? अगर आपका रिजल्ट 31 अगस्त 2025 से पहले आ जाता है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होगे। अगर आपका रिजल्ट इसके बाद में आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 31 अगस्त 2025 तक आप अपना देख लेना, रिजल्ट आ जाएगा तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नहीं हो। उसके बाद में जो मेन चीज़ है वो है जो सर्टिफिकेट्स होते हैं। सर्टिफिकेट्स की जो वैलिडेशन होती है या कब से कब तक के चाहिए, जो भी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स हैं, ओबीसी के, हर एक जो सर्टिफिकेट होगा आपकी उसकी भी एज काउंट जो है लगभग यही आएगा 31 अगस्त 2025 तक। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपना बनवा लिया है तो आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? अगर आप जर्नल से हो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप दिल्ली पुलिस से अपना दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो और मेल कैंडिडेट हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी, अदरवाइज आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो 2025-26 के लिए आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और वो 31 अगस्त से पहले का बना हुआ होना चाहिए।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी का जो आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो जिन्होंने भी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा रखा अपना चेक कर लेना, स्टेट का नहीं सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिएगा आपका। और आपको भी डेट वही है, 3 साल पहले तक का ओबीसी का सर्टिफिकेट आई गेस चल जाता है, नॉन क्रीमी लेयर वाले जो है वो ओबीसी के अंदर काउंट होते हैं। उसके बाद में एससी और एसटी का, इनका जो सर्टिफिकेट है इनकी कोई भी ऐसे नहीं होता फिक्स किसी ईयर का होना चाहिए, इनके पास में अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो कभी का भी बना हुआ हो वो वैलिड होगा, बस 31 अगस्त से पहले का बना हुआ होना चाहिए। जिन भी लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट अभी रेडी नहीं है तो इसको लगभग आप अगस्त या नहीं अप्रैल या मई के अराउंड अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करवा लेना, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम से प्रॉब्लम ना आए, या फिर जब लास्ट का मोमेंट होगा एकदम से प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में हम बात करते हैं आपकी जो मेन चीज़ें हैं, आई गेस मैंने कवर कर ली हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्रूशियल डेट वगैरह मैंने आपको बता दी है। 31 अगस्त से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना आपने। एज लिमिट मैंने आपको बता दी है, अगर आप 25 साल के नहीं हो रहे हो 1 अगस्त 2025 से पहले तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, और अगर आप 20 साल से ऊपर हो तो। जो भी लोगों को एज का डाउट था वो उनका क्लियर हो गया। अब हमारी जो बातें मेन आती हैं बाद की, कि इसका पेपर कैसे होता है, कितने पेपर होते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, क्या प्रोसेस होता है, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में आपसे मैं बात कर लेती हूँ। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका कंडक्ट करवाया जाता है, 2 फेजेस के अंदर एग्ज़ाम होता है, टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस में क्या आता है, सबसे पहले आपका होता है टीयर 1 का एग्जामिनेशन, उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, फिर आपका टीयर 2 का एग्जामिनेशन करवाया जाता है, और फिर आपका मेडिकल होता है, और फिर फाइनल लिस्ट लगती है। 4 स्टेजेस के अंदर आपके एग्जामिनेशन होते हैं, फाइनल लिस्ट और आपका सिलेक्शन। कट ऑफ अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म हो गया है। इसके अंदर जो टीयर 1 होता है उसके अंदर क्या होता है, टीयर 1 जो आपका होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 200 नंबर का होता है, 200 ही क्वेश्चंस होते हैं। सीजीएल का एग्जाम भी 200 नंबर का होता है, लेकिन 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ये डिफरेंस होता है सीजीएल और सीपीओ के अंदर। तो एग्जाम को क्वालिफाई करना या फिर एग्जाम को टाइम के अंदर कंप्लीट करना इज द बिगेस्ट टास्क। मैंने एसएससी सीपीओ 2019 जिसके अंदर ऑल इंडिया 3rd रैंक ली है, उसके अंदर मैं 5 क्वेश्चन देख तक नहीं पाई थी, ये हालत हुई थी। और उस टाइम पे मेरे को 2-2.5 साल लगभग हो गए थे तैयारी करते हुए, तो मैंने अच्छे खासे मॉक टेस्ट लगा रखे थे। सीपीओ 2020 के टाइम पे मैं और अच्छे से मॉक टेस्ट लगा के गई और मैंने पूरा पेपर अपना कंप्लीट किया, और उसके बाद में मैं ये क्वेश्चंस भी देख पाई जो मैंने मार्क फॉर रिव्यू या बाकी चीज़ों के लिए छोड़े हुए थे। तो थोड़ी सी मैंने अपनी प्रैक्टिस और बढ़ाई। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना होगा, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है तो ऑनलाइन फॉर्मेट में ही आपको प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश करो आप लैपटॉप के ऊपर प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस के ऊपर लगाने होंगे, और मॉक टेस्ट के लिए आपको मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। पास प्रो की क्या खासियत होती है, इसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट होते हैं, नए मॉक टेस्ट होते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं आपके, इसके अंदर कुछ मिनी मॉक टेस्ट भी होते हैं, क्विजेज होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी, और पूरा 1 साल के लिए आपको ये मिल जाता है। और इसकी जो कॉस्टिंग है, जो भी आपका करंट में प्राइस चल रहा होगा, उसके अगर ऊपर DSSC कूपन कोड लगा के आप अपना जो पास है वो परचेज करते हो तो आपको 12 या 13% का एडिशनल डिस्काउंट पे मिल जाता है। जिन भी लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो आप ले सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैं इनकी सेल्स के रिलेटेड अपडेट करती रहती हूँ। 1 साल के लिए वैलिड होगा, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होंगे, हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए आप इसके अंदर जो अपना मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हो। तो जो आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम होगा 200 नंबर का होगा, 200 नंबर के अंदर 50-50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे हर सेक्शन से। रीजनिंग, जीएस, मैथ्स और इंग्लिश 4 सेक्शन होते हैं, और चारों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इनका जो सिलेबस वगैरह है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर बात करेंगे, कहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। कुछ थोड़ी बहुत रिकमेंडेशंस जो हैं वो मैं अभी आपको दे दूँगी आगे। तो जो टीयर 1 है आपका 4 जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में होता है। टीयर 1 का जो एक फंडा होता है, या एसएससी की पूरी प्रिपरेशन का एक फंडा होता है, वो ये होता है कि आप एसएससी के प्रीवियस ईयर को कमांड कर लो।
एसएससी के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वही आपके जो लेटेस्ट टीचर्स आपके मार्केट के अंदर चल रहे हैं वो पढ़ाते हैं आपको। प्रीवियस ईयर ही आपको प्रैक्टिस करने होते हैं और उसका जो मॉक टेस्ट है वो भी प्रीवियस ईयर और कुछ नए मॉक टेस्ट वगैरह मिला के आप तीनों चीज़ों को मिला के अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर के लिए क्या करना होगा आपको, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बुक्स आपको लेनी होंगी। चैप्टर वाइज बुक कैसे, जैसे आपका एक पेपर आया पिछले साल कोई भी, तो उसके सारे क्वेश्चंस को पढ़ा किसी पब्लिकेशन ने, उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया चैप्टर के फॉर्मेट में जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। जैसे टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन था तो वो टाइम एंड वर्क के चैप्टर में डाल दिया, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन था परसेंटेज में डाल दिया, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था मॉडर्न हिस्ट्री में डाल दिया, बायोलॉजी का था तो बायोलॉजी में डाल दिया। तो आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है उसको तोड़ के उसको चैप्टर वाइज फॉर्मेट में और टाइप वाइज फॉर्मेट में जहाँ डिवाइड कर दिया जाता है, उस फॉर्मेट की बुक्स आपको प्रीवियस ईयर की लेनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो आप कोई पेड कोर्स ले सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपका काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के लिए मैंने काफ़ी बार रिकमेंड किया है, आप किरण पब्लिकेशन की बुक्स के साथ में जा सकते हो। इनकी ये 4 बुक्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के लिए। चारों बुक्स आप ले सकते हो डेफिनेटली। इन बुक्स के अंदर क्या है, इन बुक्स के अंदर जो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज फॉर्मेट में डाला हुआ है। अगर कहीं टाइप वाइज की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैथ्स के अंदर एक टाइप के जितने क्वेश्चंस हैं वो एक जगह कंपाइल करके इन्होंने दे दिए हैं। जो सॉल्यूशंस है वो भी काफ़ी डिटेल में एलेबोरेट किए हुए हैं। और ये एक ऐसा पब्लिकेशन है जो लास्ट आई गेस जब से एसएससी के प्रीवियस ईयर आने स्टार्ट हुए हैं तब से बना रहा है बुक्स, तो काफ़ी रिलायबल सोर्स भी है हमारा प्रिपरेशन के लिए। इनकी जो बाइंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, अगर किसी को परचेज करना है तो वहाँ से जाके परचेज कर सकता है। इसके साथ साथ में आप लोगों को क्या करना होगा, किसी भी टीचर से आपको जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो ये है कि आपको मैथ्स एटलीस्ट पढ़ना होगा। मैथ्स अगर आपने किसी टीचर से ठीक से पढ़ लिया तो आप बाकी चीज़ें अगर किसी टीचर से नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका हो जाएगा। तो मैथ्स के लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आदित्य रंजन सर की वीडियोस काफ़ी अच्छी हैं और उनके फाउंडेशन कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से करवाई गई हैं। अगर आप उनका पेड कोर्स भी नहीं लेते तो फ्री कोर्स से भी आप ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर सकते हो। और उन्हीं की एक प्रीवियस ईयर की बुक भी मार्केट के अंदर अभी आई हुई है मैथ्स की, काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसके अंदर क्या होगा, जो सॉल्यूशंस हैं वो सर ने अपनी शॉर्ट ट्रिक के हेल्प से दिए हैं और लिमिटेड क्वेश्चंस को रखा है। आपकी प्रीवियस ईयर की बहुत मोटी बुक हो जाती है तो आपको पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है कि कैसे इसको कंप्लीट करूं, क्या करूं। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सिर्फ सर ने उनको ही रखा, और अगर आपने सर से ही पढ़ा और उनकी बुक से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो। तो जो अगर आपको आदित्य रंजन सर की मैथ्स की बुक बाय करनी है तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके उनकी बुक बाय कर सकते हो। तो आपको 4 प्रीवियस ईयर की बुक लेनी है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस की। उसके साथ में आपके पास में एक टेक्स्ट बुक का पास प्रो होना चाहिए, और टीचर्स जहाँ से पढ़ना है ऑनलाइन या ऑफलाइन वो आप अपना देख लेना। कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करना है या कुछ भी, अगर मेरे से रिकमेंडेशन चाहते हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगी। तो टीयर 1 ये चारों चीज़ें पढ़ के मॉक टेस्ट लगा के आपने दे दिया, कोई एक कट ऑफ आएगी, अगर उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स होंगे तो आपका टीयर 1 क्वालिफाई हो जाएगा, आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, आपकी फिजिकल एग्ज़ाम होता है। फिजिकल एग्ज़ाम के अंदर आपका मेल और फीमेल का फिजिकल अलग अलग दिन पे होता है और अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। उसी दिन आपका फिजिकल होता है, उसी दिन आपकी हाइट और वेट मेजर किया जाता है। वेट में फिजिकल के टाइम किसी को बाहर नहीं किया जाता, हाइट अगर किसी की कम है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। जो फिजिकल होता है वो मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग होती है, 100 मीटर होता है आपका, लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है और शॉर्ट पुट होता है। 5 इवेंट्स होते हैं। 1600 मीटर 6.5 मिनट में करना होता है, 100 मीटर आपको 16 सेकंड में करना होता है, लॉन्ग जंप आपका 12 फीट होता है और हाई जंप लगभग आपका 4 फीट के आसपास होता है। और शॉर्ट पुट वो बहुत ही ईजी इवेंट होता है, हर कोई उसको क्वालिफाई कर लेता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होती। अगर फीमेल की बात करें तो 4 इवेंट्स होते हैं आपकी 800 मीटर होती है, 100 मीटर होती है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। 800 मीटर 4 मिनट के अंदर करनी होती है। अगर 100 मीटर की बात करें तो 18 सेकंड के अंदर, लॉन्ग जंप आपको 9 फीट और हाई जंप आपको 3 फीट करना होता है।
ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया है। आफ्टर जो आपका एग्ज़ाम जब हो जाएगा, आप फिजिकल की तैयारी करोगे, इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। मैंने जिसने कभी फिजिकल की प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, जो कभी ग्राउंड तक नहीं गई थी, उसने बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लिया था, तो आप लोग भी कर लोगे। उसके बाद में आपका होता है टीयर 2 का एग्जामिनेशन। टीयर 2 के एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपका 200 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है सिर्फ। इंग्लिश के लिए आपको वही दोबारा से जो आपने प्री के टाइम पे इंग्लिश पढ़ी थी वही आपको पढ़नी है। इंग्लिश के लिए अगर आप थ्योरी के लिए बात करो तो आप नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 वाली बुक आती है वो ले सकते हो, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और साथ में आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो लगाने हैं। तो प्री और मेंस की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती, बस मेंस में ये हो जाता है आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी होती है। 200 नंबर की इंग्लिश है, उसके बाद में एक कट ऑफ बनेगी प्री और मेंस को मिला के। जो उसको क्वालिफाई कर रहा होगा वो मेडिकल के लिए जाएगा। मेडिकल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हो, कुछ और डाउट है आपके, तो इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके एक एक करके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मेडिकल जिसका क्लियर हो जाएगा उसके लिए फाइनल कट ऑफ लगेगी आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आपसे जो पोस्ट है, जो कट ऑफ आप क्वालिफाई कर रहे हैं, वो आपको दे दी जाएगी, और उसके अंदर आपका अपॉइंटमेंट और वो सारा प्रोसीजर आगे होगा। तो आपने ये देखा कि 4 स्टेप के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम से रिलेटेड एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन और आपकी जो एज लिमिट वगैरह है वो मैंने क्लियर कर दिया है। एग्ज़ाम कब होगा, कब आपकी नोटिफिकेशन आएगी, मेरी तरफ से मैंने एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर, जिसके थ्रू आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट बचा है या कुछ और चीज़ जानना चाहते हो तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो के लिए, एसएससी सीपीओ 2025 के लिए मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अब फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।